Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So this is the part 5 of chapter 1 series, that is some basic concepts of chemistry. And in the last videos we have discussed importance of chemistry, nature of matter, properties of matter and their measurement, uncertainty of measurement, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory, atomic and molecular mass, formula mass, mole concept. And today we will continue with molar mass, percentage composition, empirical formula and stoichiometry. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास. अब हमने पिछली वीडियोस में एटॉमिक मास भी पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा. अब एटॉमिक मास है वो 1 एटम का मास होता है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मॉलिक्यूल का मास होता है. वैसे ही मोलर मास जो है वो होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. मतलब 1 मोल का जो मास है उसे हम मोलर मास कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि मान लो हमें मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है. तो ये हम कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स होंगे, है ना, एक मोल में. तो एक कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा? 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना. तो अब हमने अगर इतने एटम्स का मास निकालना हो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकालना हो, वो हो जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ये करके दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आएगा, ठीक है. तो 12 इंटू 1 12 रहेगा, जो कि है ग्राम में, ठीक है. अब देखो कि जो मोलर मास है कार्बन 12 का वो हमारे पास आया 12 ग्राम, ठीक है. और हमें पता है कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास भी कितना होता है, 12 AMU. मतलब कि मोलर मास और एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल डिजिट होती है दैट इज सेम, ओके, बट द यूनिट्स आर डिफरेंट. लाइक फॉर मोलर मास यूनिट इज ग्राम एंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट इज AMU. तो अब आपको दोनों का डिफरेंस पता ही है कि AMU एक बहुत छोटी क्वांटिटी है. मतलब 1 AMU में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं. मतलब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो ग्राम है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है. बस सिमिलर ये बात है कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है. ये पॉइंट भी ये कहता है कि द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यू, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल रहता है. अब नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. तो मान लो कि अब मैं आपको एक ड्रॉप वाटर देती हूँ, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, और मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ इस वाटर ड्रॉपलेट में कितने हैं. तो आपको पता है इस छोटे से वाटर ड्रॉपलेट में 100 बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे,
ठीक है, मतलब देखो इतने छोटे से ड्रॉपलेट में इतने बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एलिमेंट्स के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन ओवर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास को मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम, उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। और कंपाउंड के लिए अगर निकालने हो तो जितना भी मास गिवन है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। अगर गैसेस के लिए लेना हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम गिवन, उसको हम 22.4 लीटर के साथ डिवाइड करेंगे एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेज 6.643 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं इन इट्स 20 kg। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये रहा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास गिवन ओवर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब मास गिवन हमारे पास कितना है, जो कि दिया है 20 kg। मास गिवन इक्वल टू 20 kg। हमें इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास हमने निकालना है, क्योंकि मास गिवन तो आ गया, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैंने बोला था क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। ठीक है, अब आपको पता है कि व्हेन एटम में कितने, मतलब एक का हमें उन्होंने दिया हुआ है 6.643 इंटू 10⁻⁻23 और 1 मोल का हमने निकालना है, जो कि मैंने लिख दिया Na। 6.643 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.643 इंटू 10⁻23। ये करके हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 40। ठीक है, तो अगर फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे निकलेंगे? मास गिवन कितना है? 20 इंटू 10⁻³ और ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास आ गया 40। ये करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा 500। मतलब इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 500। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब मान लो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मुझे इसका एटॉमिक मास भी पता चल जाएगा, इनके एटम्स का मॉलिक्यूलर मास भी पता चल जाएगा। ठीक है, पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है कि जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, ये मुझे बाय परसेंटेज पता होना चाहिए। तो ये मतलब निकालना ही इसको हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। रेशो इन विच इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड में उसके कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं? मास ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, उसको 100 के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH4। अब आपको पता है हम पहले निकालेंगे CH4 का मोलर मास, जो कि है कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का है 1, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ 1 एलिमेंट मतलब कार्बन का कितना मास है 12। ठीक है,
अब मास परसेंटेज अगर हमने निकालनी हो कार्बन की तो कैसे निकलेगी, 12 डिवाइडेड बाय पूरे का मतलब 16 इंटू 100, ठीक है। तो ये करके हमारे पास आ जाएगी 75%। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हमने मास परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालनी है तो आ जाएगा 4/16, मतलब 4 इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 × 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मतलब 16, फिर इसको 100 के साथ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25%। मतलब हमने कॉम्पोजिशन निकाल ली कि जो CH4 में कार्बन कितना है 75% और हाइड्रोजन कितना है 25%, ठीक है। अब अगला है हमारे पास कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब इस सोडियम सल्फेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे, किसका, सोडियम सल्फेट का। मोलर मास ऑफ Na2SO4, Na का क्या होता है 23, कितने Na हैं 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। फिर सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, करके हमारे पास 142 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। अब मास ऑफ Na कितना है 23 और मास ऑफ सल्फर कितना है 32, मास ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 16 × 4 दैट इज 64, ये आ गया। अब हमने निकालनी है मास परसेंट। अब अगर निकालना हो मास परसेंट ऑफ सोडियम, ऊपर सोडियम का मास दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 142 विच इज़ द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ये करके हमारे पास आ जाएगा 32.39%। अब मास परसेंट ऑफ सल्फर 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100 इक्वल टू 22.53%। अगर हमने निकालना फिर लास्ट बचा है हमारे पास ऑक्सीजन का, तो आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, कैलकुलेट करके आया 45.07%, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी आ गई तो उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के स्टेप्स ये मेंशन्ड हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप होता है कन्वर्ट मास परसेंट टू ग्राम्स। इन्होंने हमें मास परसेंट गिवन दी हुई है, ठीक है, किसकी, आयरन की और ऑक्सीजन की। हमें फर्स्ट स्टेप ये है कि कन्वर्ट करो मास परसेंट को ग्राम्स में। अब एज्यूम करो कि जो टोटल कंपाउंड है वो हमारे पास 100 ग्राम है, वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और उस 100 ग्राम में जो आयरन है वो है 69.9 ग्राम और जो ऑक्सीजन है वो है 30.1 ग्राम। ऐसे हमने परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल 100 ग्राम हमारा कंपाउंड है जिसमें 69.9 ग्राम आयरन है और 30.1 ग्राम जो है वो डाइऑक्सीजन है, ठीक है। अब अगला स्टेप ये था फर्स्ट स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप है वो कहता है कि कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपाउंड। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ईच कंपाउंड के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकालते हैं पहले। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है आयरन का 69.9, मोलर मास कितना होता है
55.8 करके हमारे पास आ गया 1.25। ऐसे ही हम अगर ऑक्सीजन का निकाल लें तो गिवन मास है 30.1, मोलर मास होता है ऑक्सीजन का 16, ये करके हमारे पास आया 188। अब हमने डिवाइड मोल वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, हमने दोनों मोल की वैल्यू निकाल ली, दोनों में से छोटी कौन सी है 1.25। अब देखो कि हमारे पास था Fe और ऑक्सीजन, ठीक है। Fe के मोल्स हमारे पास 125 आए थे, ऑक्सीजन के 18.88 आए थे, ठीक है। हमने दोनों को स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है, मतलब स्मॉलेस्ट था 1.25, डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो ये करके हमारे पास जो आएगा डिवाइड करके 1 आ गया, रेशो आ गई 1.5, इसको डिवाइड करके 1.5 आया। पर ये नहीं, हमें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम पूरी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2:3। अब राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब 2:3 आया, मतलब Fe जो है वो 2 है और O जो है वो 3 है। ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये था 4th स्टेप। अब राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमने इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो हम सिर्फ बताता है कि कितने नंबर, मतलब कितनी रेशो में जो एलिमेंट्स हैं वो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल, जब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला देखा था ग्लूकोज का, तो वो था CH2O, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का वो क्या है C6H12O6। क्या पता लग रहा है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ये Fe2O3 क्या आ जाएगा, 2 इंटू Fe का मास 55.8 प्लस 16 इंटू 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 159.6 ग्राम। अब इसमें तो चलो गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने को बोला था। अगर उन्होंने हमें ये बोलना हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, तो स्टेटमेंट में हमेशा मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन रहेगा, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर मास हमेशा गिवन होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना भी मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होगा उसको हमने डिवाइड कर देना है इस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, ठीक है। तो हमारे पास n की यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लो अब इसको हम n ही एज्यूम करते हैं कि करके n वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था Fe2O3, इसको 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को भी n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा Fe2NO3n, ठीक है। मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है जो इसको डिवाइड करके आएगा हमारे पास। तो ऐसे निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। स्टाइक्योमेट्री ग्रीक वर्ड है जो बना है स्टाइकियन, मीन्स होता है उसका एलिमेंट, और मेट्रॉन मीन्स मेजर, ठीक है। मतलब स्टाइक्योमेट्री डील करता है कैलकुलेशन ऑफ मास से, मतलब किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट यूज़ हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, ये सारा कुछ हमें स्टाइक्योमेट्री से ही पता चलता है, ठीक है। सो today we have discussed about molar mass, empirical formula and stoichiometry in detail. So I hope this video is helpful to you. Please like, share, subscribe to Chemistry Box. Also hit the bell icon. Thank you for watching. See you in the next class. Bye bye.